गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बड़ा इस कारण है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट। इसके अलावा भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन तक प्रयास करके 114 विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से 64 लाख रुपए खर्च करते हुए विभिन्न प्रकार की कमेटियों के माध्यम से ड्राफ्टिंग कमेटी में जाता है और वहां से विधि विशेषज्ञ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को, उस प्रारूप को, उस मसौदे को तैयार करते हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है और विश्व का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, जिसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 153। इसी प्रकार विश्व के किसी भी देश में इतने बड़े अनुच्छेद और भाग और परिशिष्ट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की संविधान सभा ने संविधान को लिखित के साथ साथ कठोर एवं लचीले का एक मिश्रण रूप दिया है। कठोर और लचीले का मिश्रण इस कारण दिया है, भारत एक नवोदित राष्ट्र था। नवोदित राष्ट्र के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं रहती है, तो भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान में अमेरिका के संविधान के कठोर तथा ब्रिटेन के संविधान के लचीले प्रावधानों को स्वीकार करते हुए एक मिश्रित संविधान को स्वीकार किया है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान जनता को संप्रभु मानता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद टेस्ट आत्म अर्पित करते हैं। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि प्रस्तावना में जिस संविधान की विशेषता को उल्लेखित किया गया उसमें भारत की संविधान सभा में प्रस्तावना और संविधान का निर्माण जनता के द्वारा होता है और अंत में जनता को ही अर्पित किया जाता है। फलतः भारत की संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण होता है वो संविधान में संप्रभु जनता को स्वीकार किया गया है। कुछ देशों में संसद की संप्रभुता है तो कुछ देशों में संविधान की संप्रभुता है, लेकिन भारत की संविधान सभा ने जनता को संप्रभु मानने के साथ साथ संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया। देखिए विद्यार्थियों, भारत की जो संविधान सभा थी वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि भारत की जनता लंबे कालखंड से ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किए हुई है। फलतः यहाँ पर हमें संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली थी उसको हमने स्वीकार किया है। देखिए, भारत की संविधान सभा कनाडा और अमेरिका के संविधान से प्रेरणा पाकर के संघात्मक शासन प्रणाली को भी स्वीकार करती है। देखिए, संघ राज्य संबंधों को लेकर के जो संविधान होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक। भारत की संविधान सभा यदि एकात्मक संविधान को स्वीकार कर लेती तो परतंत्र लंबे समय तक भारत रहा था। कालांतर में कोई भी निरंकुश शासक पुनः भारत के इस प्रकार का परिदृश्य उत्पन्न कर सकता था। फलतः दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संघ को मजबूती प्रदान करते हुए, यहां संघ को मैं शब्द कह रहा हूं, ध्यान से सुनने और समझने की चेष्टा करना, संघ को मजबूती प्रदान करने वाली संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। यहाँ पर राज्यों को भी कुछ 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची में वर्णित विषय है उस पर कानून बनाने की सहमति भारत की संविधान सभा ने दी है। संसदीय सर्वोच्चता के साथ साथ भारत की संविधान सभा ने
ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होकर के संसदीय प्रणाली को भी स्वीकार किया है। देखिए, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वह एकात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन भारत की संविधान सभा यहाँ थोड़ा सा ब्रिटेन की लंबे समय तक स्वतंत्रता का झुकाव रखते हुए यहाँ पर संघात्मक के साथ में संसदीय प्रणाली को स्वीकार कर लेते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से ही होता है तथा व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती है। जब तक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का विश्वास मत है तभी तक वह कार्यपालिका कार्य कर सकती है। इस प्रकार भारत की संविधान की हम विशेषता एक महत्वपूर्ण देखते हैं तो एक ये भी विशेषता बनती है कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों का समावेश। भारत की संविधान सभा ने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा पाते हुए भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 के मध्य 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था। कालांतर में 44वें संविधान संशोधन के तहत 1979 में संपत्ति के अधिकार को 31 अनुच्छेद में जो वर्णित था उसको निलंबित करते हुए अनुच्छेद 300 के बाद 300 का में पर्सनल एंड लीगल व्यक्तिगत और कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। फलतः जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सही रहते हैं। कालांतर में भारत की संविधान सभा के बाद में संविधान में एक संशोधन होता है। उस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा जाता है, उसको अनुच्छेद 21 में जोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए अलग प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। फलतः हम मान सकते हैं कि भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 14 के बीच में राज्य तथा राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करना तथा राज्य मौलिक अधिकारों को वाद योग्य मानेगा, इस प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 12 और 13 में है। अनुच्छेद 14 से 17 के मध्य समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो अधिकार निलंबित कर दिया गया, तो अनुच्छेद 31 खाली है। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, अनुच्छेद और भागों की संख्या न तो कभी कम होती है न बढ़ाई जा सकती है। ये यहाँ पर चीज स्पष्ट हो रही है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारत की संविधान सभा ने संविधान की विशेषता के रूप में उल्लेखित किया है। मौलिक अधिकारों का समावेश। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के चौथे भाग में संविधान सभा ने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया है। ये मौलिक अधिकार भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारें या अनुच्छेद 36 में फिर राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वाद योग्य नहीं है फिर भी मौलिक अधिकार लागू की जाए। उस समय गहन चिंतन चलता है कि क्यों न मौलिक अधिकारों को भी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तरह ही हम वाद योग्य बना दे, लेकिन ऐसा तय नहीं हुआ है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो मौलिक अधिकारों में राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाले आर्थिक न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए मौलिक अधिकारों का यहाँ पर समावेश किया जाता है। दोहरी नागरिकता के प्रावधान। भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दोहरी नागरिकता के जो प्रावधान है, जो संघात्मक शासन प्रणालियों की मूल विशेषता है, उसको नकारा, क्योंकि संविधान सभा इस बात को जानती थी कि यहां पर दोहरी नागरिकता नहीं चल सकती है। संघात्मक शासन प्रणाली भले हमने स्वीकार की है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने इकहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है और इकहरा संविधान।
भारत की संविधान सभा ने उस समय 11 संविधान को स्वीकार किया था। कालांतर में कुछ सत्ता लिप्सा के कारण निश्चित रूप से कश्मीर को विशेष दर्जा देते हुए कुछ प्रावधान इस प्रकार के जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार ने उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में हम दावे के साथ में इस बात को कह सकते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता के साथ साथ इकहरी संविधान, एक राष्ट्र एक विधान, एक राष्ट्र और एक ही संविधान की बात भारत में देखी जा सकती है। ये भारत के संविधान की मुख्य रूप से विशेषता है। फिर हम देखें तो भारत की संविधान में पंथ निरपेक्षता। विद्यार्थियों यहां समझिए, भारत के संविधान में मूल में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता शब्द को नहीं दिया गया, लेकिन कालांतर में प्रस्तावना के अंतर्गत एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता तथा एकता के साथ में अखंडता के आयामों को जोड़ा है। तो यहाँ पर हम ये बात को समझ सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार उसमें निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, इस संविधान संशोधन में इस बात को स्वीकार किया गया है। लेकिन हम इसको एक साइलेंटली इस बात को मान सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर नागरिक होने के नाते किसी भी नागरिक का कोई भी जो है वो घोषित राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इस प्रकार भारत की जो संविधान है उसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अपन ने चर्चा की है। इसके अलावा भी भारत की संविधान की जो विशेषताएं हैं वो बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हम इसको आगे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा ने भारत के समाजवाद के ढांचे को हमने स्वीकार किया। देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद दो प्रकार की विचारधाराएं चलती है, तो भारत की संविधान सभा ने इस बात पर बल दिया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करेगा तथा उसको उसकी आवश्यकता के अनुरूप दिया जाएगा। इस प्रकार समाजवाद का जो ढांचा है वो भी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता हम मान सकते हैं। लोकतांत्रिक, देखिए, भारत में संप्रभु जनता को मानते हुए एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था को स्वीकार किए जाने पर बल दिया गया है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को लोकतांत्रिक प्रणाली, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदैव जनता के इन आयामों को स्वीकार करते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सदैव संचालित हो रही है। इसके अलावा भी भारत के संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन समय का अभाव को ध्यान में रखते हुए केवल अपन महत्वपूर्ण इन संविधान की विशेषताओं के बारे में